जय हिंद। बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत काम के आने वाला। अभी इस चैप्टर से पहले हमने आपको लोगों को बताया था कन्फेशन क्या है। कन्फेशन क्या है, जुडिशियल कन्फेशन क्या है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या है, और कोई लालच देके, कोई धमकी देके, कोई मारपीट करके, कोई वादा करके यदि कन्फेशन कोई लिया जाता है तो वो न्यायालय में कानून सम्मत नहीं है और उसको न्यायालय पढ़ नहीं सकता। ऐसा हमने आपको पहले बताने की कोशिश करी है, अगर आपकी समझ में आया हो तो। अब हम आगे चलते हैं इससे। अब हम इसे आगे चलते हैं कि अब हम सेक्शन 23 से स्टार्ट करते हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारी बातें खुल के आएंगी। ये जो सेक्शन बनाया है पहले 23, इसमें 23 जो सेक्शन 23 है, ये सेक्शन कभी जब ये वाला एक्ट नया एक्ट नहीं आया था, ये नया एक्ट नहीं आया था, लेकिन चलो उन पुरानी बातों को आपको बताने से कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि अब तो नई बातें बताओ, क्योंकि नया टाइम है तो नई बातें बताएं आपको। पुरानी बातों में छोड़ दिया, जाने दी। सेक्शन 23 क्या कहता है, जरा इसे समझने की कोशिश करो आपको पहले। No confession made to a police officer shall be proved as against a person accused of any offense. Section 23, confession to police officer. कोई भी ऐसे जुर्म का इकबाल, कोई भी इकबाल जुर्म, अर्थात जब आदमी अपने को कहता है कि मैंने गलती करी है, या मैंने गोली मारी है, मैंने फलाना का कत्ल किया है, मैंने लूट की है, ऐसा कोई भी कथन जो पुलिस अधिकारी के सामने किया जाता है, वो उस व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय में सिद्ध नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल है। पहले प्रिंसिपल बताया आपको ये कि अबैटमेंट, थ्रेट, थर्ड डिग्री यदि आप करते हैं और उसके बाद मुलजिम का कोई कथन ले लेते हैं या कन्फेशन ले लेते हैं, वो वैल्यूएबल नहीं। अब ये बताया कि यदि पहली वाली धारा में तो पुलिस ने दिया है, सेक्शन 22 में पुलिस का जिक्र नहीं है, वो पब्लिक के सामने भी, पब्लिक भी मारपीट के अगर कबूल करवाती है तो उसके भी माने आप। जो अगली धारा है 23, उसके अंदर साफ कहा है कि यदि पुलिस इस तरीके की कोई व्यक्ति पुलिस के सामने कहता कि मैंने कत्ल किया है, मैंने मारा, मैं ही जिम्मेदार हूं सारी, तो भी वो कथन एडमिसेबल नहीं है। भले ही कोई आदमी कत्ल करने के बाद जाए थाने में, एसएचओ के पास जाए, ये तलवार है जी, मैंने कत्ल किया है, नहीं, ये एडमिसेबल नहीं है, कानून में सम्मति नहीं है। इज एडमिशन। किसी आदमी को पुलिस पकड़े और वो कहे ये सारी चोरी मैंने करी है, मैंने 25 कत्ल कर रखे हैं, मैंने डकैती डाल रखी है, ये बातें उसके खिलाफ सिद्ध नहीं की जा सकती। वो पुलिस को क्या बताता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब हमें ये बताना कि कौन सी वो परिस्थितियां होंगी जिसमें ये बयान जो पुलिस को इकबाल जुर्म देता है, किन परिस्थितियों में और कितने लेवल तक, किन परिस्थितियों में कितने लेवल तक न्यायालय में सिद्ध किया जा सकता है। दिस द क्वेश्चन, दिस द करेक्ट। ये तो आपने मना कर दिया। अब हमें ये परिस्थिति देखनी है कि व्हाट इज रिलेवेंट और व्हाट इज नॉट रिलेवेंट, उसके बयान का कितना पार्ट रिलेवेंट है। तो ये तो पहला क्वेश्चन तो गया, तो पहला क्वेश्चन तो आपका गया। यहां जरा सा हम ये और बता दें आपको कि पुलिस अधिकारी में कौन कौन शामिल है। पुलिस अधिकारी में देखिए सेक्शन का उद्देश्य क्या है, पहले तो उद्देश्य समझिए, क्योंकि
पुलिस के ऊपर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि ये थर्ड डिग्री करती है और मारपीट करती है लोगों को। तो पुलिस को ये प्रोत्साहन न मिले कि निर्दोष लोगों के साथ मारपीट करें और किसी को भी जुर्म का बुलवा दें। तो इसने कानून ने इस बात की मान्यता नहीं दी। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये जो इस तरीके की मारपीट है, झगड़े से फसाद है, या मारपीट करके जो आप दबाव बना के जो इस तरीके के बयान लेके अगर ऐसे सजा करेंगे तो आप तो किसी को भी करा देंगे। तो इन सब बातों को देखते हुए ये डिसाइड किया गया सेक्शन 23 के अंदर कि भाई ये जो बातें हैं, ये जो पुलिस के सामने जो दिए गए बयान है, ये अपने आप में कोई बयान नहीं है, या कोई भी आपने एडमिशन कर लिया है, मतलब कन्फेशन कर लिया, तो वो कोई कन्फेशन नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले तो ये समझें ये क्या कहना चाह रहा है। किसी अपराध के अभियुक्त से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई में साक्ष्य दिया जाता है। क्या है? अपराध का अभियुक्त जिसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में एविडेंस रिकॉर्ड की जाती है, ली जाती है। जिस समय संस्कृति न्यायालय में सिद्ध की जा रही है, उस समय संस्कृतिकर्ता को अभियुक्त होना चाहिए, न कि उस समय उसे अभियुक्त होना चाहिए जबकि उसने संस्कृत किया था। उदाहरण, एक हत्या अंधेरी रात में की गई, पुलिस इंस्पेक्टर जांच के लिए गया। उसी समय एक व्यक्ति आया और पुलिस इंस्पेक्टर से कहने लगा कि उसने हत्या किया था। पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस धारा के अनुसार पुलिस इंस्पेक्टर के सामने उस व्यक्ति द्वारा की गई वह संस्कृति एविडेंस के रूप में एडमिसेबल नहीं है। तो ये बात इन्होंने ये बताई कि भाई क्या चीज जो है कि इस तरीके के जो कथन है वो पुलिस के सामने यदि कहे जाते हैं कि मैंने कत्ल किया है, तो ये एडमिसेबल नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है कि ये कब एडमिसेबल होंगे, इसमें से कितनी बातें प्रूव हो जाएंगी, और इसके अंदर बहुत सारे पहलू आएंगे कि कौन व्यक्ति पुलिस ऑफिसर है। तो कौन व्यक्ति पुलिस ऑफिसर है, जरा ये भी देखें। पुलिस विभाग का कोई भी सदस्य, जिसमें गांव के अंदर ये चौकीदार छोड़े रखते हैं, वो चौकीदार खुद पुलिस ऑफिसर, कांस्टेबल या पटेल भी शामिल है। पुलिस विभाग का कोई सदस्य जिसमें चौकीदार, जैसे गांव में चौकीदार छोड़े रहते हैं, पुलिस या पटेल भी शामिल है। आबकारी अफसर, एक्साइज इंस्पेक्टर, वो भी पुलिस है, जो एक्साइज के खिलाफ अपराध की छानबीन कर पुलिस अफसर होता है। इसलिए पुलिस के डिप्टी कमिश्नर से की गई एडमिशन को भी, चाहे वो कमिश्नर को भी की जाए, तो भी एडमिसेबल नहीं है, क्योंकि वो भी पुलिस ऑफिसर है। अगर डिप्टी कमिश्नर को भी की गई है तो वो भी इस बात में ये पुलिस ऑफिसर नहीं है। यहां ये देखना है कि पुलिस ऑफिसर कौन है कौन नहीं, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। कुछ सेक्टेशन ऐसी भी हैं कि कस्टम ऑफिसर को पुलिस ऑफिसर नहीं माना गया। जो कस्टम ऑफिसर है उसको पुलिस ऑफिसर नहीं माना गया, बल्कि जो मैंने बताए हैं, जो गांव का चौकीदार होता है, सिपाही होता है, पटेल होता है, पुलिस के अधिकारी होते हैं, ये सब पुलिस अधिकारी माने गए हैं। तो ये तो रहा इसकी स्थिति कि पुलिस को दिया गया कोई भी बयान जो है वो जो है पढ़ा नहीं जाएगा।
तो ये आपका हो गया कि कौन पुलिस ऑफिसर है। अब जो है कि पुलिस के सामने यहां हमको इतना ही समझना चाहिए, पुलिस को दिया गया कोई भी जो बयान है वो एडमिसेबल नहीं है सर, अनलेस इट इज मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट शैल बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। देखो ये क्या कहता है, यहां उसने कहा कि नो कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर, कोई वो नहीं है, कोई अपराध नहीं है। दूसरी परिस्थिति में क्या कहता है, ये पहले सेक्शन 25 था, 25 या 26 सेक्शन हुआ करता था, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऐड करके इन्होंने एक ही जगह सब सब जो है एक ही जगह इन्होंने बैठा दिया, मामला कर दिया, सारा का सारा एक ही जगह कर दिया। ये कहता है कि नो कन्फेशन मेड टू एनी पर्सन वाइल इज इन कस्टडी ऑफ पुलिस। यदि मुलजिम पुलिस की कस्टडी में है और कोई प्राइवेट व्यक्ति है, उसके सामने यदि कोई बात मुलजिम कह देता है, सपोज करो पुलिस कस्टडी में है, पुलिस वाले अपने काम में बिजी हैं और एक आदमी जेल में, उससे एक पब्लिक का आदमी वैसी वहां, अभियुक्त का कथन भी का उसका डिस्क्लोजर स्टेटमेंट भी या कन्फेशन भी एडमिसेबल नहीं है जबकि मुलजिम पुलिस की कस्टडी में, अर्थात पुलिस के अलावा किसी प्राइवेट व्यक्ति को दिया गया कोई भी बयान जब मुलजिम पुलिस कस्टडी में है तो कोई महत्व नहीं होता। नंबर 1 ये बात आपने ये कही, देखो बात है, लेकिन अब ये थोड़ा सा आगे कर रहा है, अनलेस इट इज मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट शैल बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। ये क्या कह रहा है, लेकिन यदि ये मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाता है, उस समय वहां मजिस्ट्रेट मौजूद हो, जब ये एविडेंस हो रही है, ये बयान दिया जा रहा है, शैल बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, तब ये मुलजिम के खिलाफ पढ़ा जा सकता है। तो अब देखो सबसे बड़ी बात ये है, थाने में तो मजिस्ट्रेट जाता नहीं गुरु जी, जब इन्वेस्टिगेशन चलता होता है कोई मजिस्ट्रेट नहीं जाता। लेकिन ये सेक्शन कहता है तो मान लेते हैं, ये सेक्शन कहता है तो मान लेते हैं, लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूं, ये जो स्थिति है, ये सेक्शन 183, आजकल 183 183 की ओर इशारा करती है। सेक्शन 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये तो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो हम बात कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 में कहती है, यदि कोई बयान मजिस्ट्रेट के सामने मुलजिम देता है और मजिस्ट्रेट उसे वार्निंग देता है और खुद भी संतुष्ट हो जाता है कि इस मुलजिम के ऊपर कोई दबाव नहीं है, तो ऐसा दिया गया कोई बयान जो मजिस्ट्रेट की इमीडिएट उपस्थिति में दिया गया है, तब ये समझा जाएगा कि ये जो बयान है इसको कोर्ट में प्रूफ किया जा सकता है, जो 183 का बयान है, यहां ये कहना चाह रहा है। तो कहने का मीनिंग देयर बाई है, यदि देखिए इसकी प्री कंडीशंस है, इस बयान की प्री कंडीशंस है, ये सेक्शन 2 की, पहला तो बिल्कुल साफ मना है कि पहला तो कह ही नहीं सकता, सेकंड की सेक्शन सेकंड की कंडीशंस है कि यदि मजिस्ट्रेट के सामने बयान किया गया, अर्थात 183 में बयान किया गया है, वो मुलजिम के खिलाफ पढ़ा जा सकता है, क्योंकि उसमें यह माना जाएगा कि मुलजिम को के ऊपर प्रेशर नहीं था पुलिस का। अगर मजिस्ट्रेट, क्योंकि जैसे मजिस्ट्रेट आ गया तो पुलिस का प्रेशर खत्म हो गया, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती।
तो यहां इसके ऊपर जो थॉट और थिंकिंग है लेजिस्लेचर की, जरा इसके ऊपर एक छोटा सा उदाहरण पढ़ देता हूं, आपको थोड़ा समझ में आएगा। वही बात जो मैंने आपको बताई है, वही किताब, एक किताब है, देखो उसमें से कोट करता हूं आपको। प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्त द्वारा मजिस्ट्रेट को दिया गया कोई बयान, जबकि वह पुलिस की अभिरक्षा में है, ग्राह्य है, या केवल वही संस्कृति ग्राह्य होती है जो किसी मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 183 के नियमों के अनुसार की गई है। एक पुलिस अफसर द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और उसे मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता के निर्धारित औपचारिकता का पालन नहीं किया, अर्थात उसे अभियुक्त को यह नहीं सूचित किया कि वह कन्फेशन करने के लिए बाध्य है, और यदि उसने संस्कृति कर लिया तो वह साक्ष्य के रूप में उसके विरुद्ध प्रयोग की जाएगी, और न उसने अपने को संतुष्ट ही किया कि बयान स्वेच्छा पूर्वक किया गया है। वह अभियुक्त से एक प्रश्न पूछता है कि क्या उसने अपराध किया है। अभियुक्त के सकारात्मक उत्तर दिया। प्रश्न यह कि क्या मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई संस्कृति ग्राह्य है, यह माना गया कि वह एडमिसेबल नहीं है। देखिए, एक किताब में से मैंने कोट किया है। यहां कितनी इंपॉर्टेंट बात की है। 183 में मुलजिम का बयान रिकॉर्ड करने के लिए कुछ नियम है। जरा सा बहुत शोर आ रहा है, वो कर जाता हूं। सॉरी, थोड़ा सा नॉइज आ रहा था बाहर से, क्योंकि आजकल ये दुर्गा वो चल रहा है, गणेश जी का, तो लोग कुछ है उनको यही है कि दिन में भी डीजे बजाओ, ये करो। इन डीजे वालों ने भी लोगों को बहुत परेशान कर दिया है। नॉइस पॉल्यूशन है, कोई ध्यान सुनने वाला नहीं है। अब यहां जो है हमारा सिर्फ कहने का मतलब ये इस किताब में से देखना था, आपको थोड़ा सा समझाना था। देखिए, जब किसी का बयान रिकॉर्ड किया जाए तो उसके किन नियम हैं, और उसमें जो 183 में जो प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं लेट डाउन के, जो सीआरपीसी के टाइम पढ़ाने के टाइम पे मैंने बताया आपको, वो पालन किए जाने चाहिए। अगर वो पालन नहीं किए जाते तो फिर वो बयान एडमिशन नहीं है। वेदर इट अमाउंट्स टू कन्फेशन और नॉट, और रिलेट डिस्ट्रिक्टली टू द फैक्ट डिस्कवर्ड मे बी प्रूव्ड। कुछ आपकी समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं आया तो बताता हूं मैं। कोई मुलजिम जब कोई बात कहता है और उसके संबंध में कुछ बात रिकवर हो जाती है, सपोज करो एक आदमी कहता कि मैंने फला घर में चोरी करी थी, और चोरी करने के बाद जो वहां से सोने की अंगूठियां थी वो मैंने अपने घर में लाके संदूक में रख दी। अब उसका इतना बयान, अब पुलिस वहां जाती है और वहां से वो अंगूठी बरामद कर लेती है। तो ये जो अंगूठी बरामद करने वाली बात है, जो अंगूठी बरामद हुई है उससे, ये बात एज ए सबूत रिकवरी उसके खिलाफ पढ़ ली जाएगी, क्योंकि चोरी तो कोई करते देखता नहीं, चोरी कोई करते हुए देखता नहीं। तो यहां क्या है, चोरी की प्रॉपर्टी रखने का मुकदमा इसके खिलाफ सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि ये बयान चोरी के इन्वॉल्वमेंट का तो है। अब उस पर बस प्रिजम्पशन की जा सकती है, प्रिजम्पशन में यूज किया जा सकता कि हाँ,
जब इसके कहने पर चोरी का माल मिला है तो ये चोर भी होगा। इतना ये भी बड़े बेटर है। लेकिन मेरा सिर्फ कहना से ये, मैं तो सेक्शन 23 पढ़ा रहा हूँ, 23 का प्रोविजो बता रहा हूँ। ये प्रोविजो कह रहा है कि हम उसका उतना ही बयान यूज कर सकते हैं जितना के किसी चीज की रिकवरी कराता है या किसी फैक्ट्स की डिस्कवरी कराता है। अब कुछ उदाहरण देके मैं आपको इसको समझाऊंगा। एक आदमी कहता है कि मैंने इस चाकू से फला व्यक्ति का कत्ल किया था और वो तलवार मैंने वो चाकू फला जगह छुपा दिया और वो चाकू उसके बताए गए जगह से बरामद किया जाता है। अब इसमें ये देखें कि उसका ये कहना कि मैंने हत्या की है, ये तो एडमिसेबल नहीं है क्योंकि वो पुलिस की कस्टडी में। लेकिन उसका ये कहना कि मैंने हत्या करने के बाद वो चाकू वहां छुपाया था और वहां से वो चाकू बरामद हो जाता है, वहां से वो चाकू बरामद हो जाता है। तो ये जो बरामदगी है उस चाकू की, हम इसमें जो जितना इसका डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है उसमें उसे सिद्ध इतना ही पोर्शन कर सकेंगे कि वो बरामदगी जो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स हुआ है, क्योंकि कत्ल तो हमारी नॉलेज में है ना। देखो, ये तो हमें पता है कि कत्ल हो चुका, तो ये फैक्ट्स तो हमारी नॉलेज में है। तो ये कन्फेशन कहां से हुआ ये तो हमें पता है, लेकिन ये फैक्ट्स हम पुलिस को नहीं पता था कि उसने जो चाकू इस्तेमाल किया वो चाकू फेंका कहां है, दबाया कहां, रखा कहां, ये तो मुलजिम को पता होगा। अब वो उस चाकू को बरामद करा देता है। जब उसकी वो बरामदगी है, उसकी वो जो बरामदगी है वो एडमिसेबल है इस सेक्शन 25 के प्रोविजो में, अर्थात रिकवरी और डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स इज एडमिसेबल। आगे एक और उदाहरण बताते हैं आपको। एक आदमी कहता है कि मैंने फला आदमी की हत्या, जब पुलिस केस दर्ज होता है, किसी की हत्या का केस पुलिस के यहां दर्ज होता है, पुलिस किसी आदमी को पकड़ती है, पुलिस उससे पूछती है बता कि तूने किसकी हत्या क्यों करी थी और किस चीज से मारा। तो वो ये कहता है कि मैंने इसकी हत्या यूं की थी क्योंकि इसने मेरी जमीन हड़प ली थी। अब देखिए एक बात सुनिए, यहां इसमें मेरी जमीन हड़प ली थी, ये एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है जो हमने जब हमने आपको कभी वो पढ़ाया था, एडमिशन एडमिशन पढ़ाया था, तो एडमिशन में कुछ धाराएं थी जिसमें हमने आपको एक धारा पढ़ाई हुई थी कि मोटिव एटसेट्रा, मोटिव, गुडविल, इलविल, इसी से पहले पढ़ाया। तो ऐसी जो फैक्चुअल स्थितियां हैं, ऐसे जो फैक्ट है वो सिद्ध करे जा सकते हैं, ऐसा एडमिशन सिद्ध करा सकता। अब इसने जो ये बात कही है और ये जब हम गवाही लेते हैं और इस बात का सबूत फाइल पे आता है कि हाँ भाई ये बात ठीक है कि इसकी जमीन कब्जे में ले ली गई थी, इसने इसने जो है जो मरने वाला है इसने इसकी जमीन कब्जे में ली थी,
तो ये उसको एक मोटिव सजेस्ट करती है, जो कि एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस का एक सेक्शन है, जो उसके तहत ये और प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट जो है इंपॉर्टेंट होता है। एक इसमें है उसका तो प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, मोटिव, प्रिपरेशन, इस वाले जो सब्जेक्ट मैटर है इसके तहत ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका ये वाला पोर्शन कि मैंने, क्योंकि ये पुलिस को नहीं पता, तो पुलिस को इतना तो बताया था हत्या हुई है, पर क्यों हत्या हुई है? ये हत्या हुई है वो जमीन उसकी जो हड़प ली गई है। एक गुड एग्जांपल है इसका कि क्या एविडेंस कलेक्ट की जा सकती है, क्योंकि ये पुलिस की नॉलेज में नहीं थी। तो ऐसा साक्ष्य है। ये साक्ष्य अधिनियम बड़ा गूढ़ विषय है, और इसको समझोगे तभी जब पढ़ोगे, इसकी बारीकी समझोगे, तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए ना बारीकी। एक आदमी डकैती के केस में पकड़ा जाता है, और डकैती में क्या है कि बहुत सारे आदमी अपराधी होते हैं, या सब कुछ चोरी में पकड़ा जाता है। वो कहता मैंने फला फला के साथ मिलकर चोरी करी थी, चोरी में हमने ये माल लूटा था, चोरी में ये चीज चोरी करी थी, और मेरे 3 साथी और हैं, मैंने मैंने तो ये अंगूठी चुराई थी, और एक को पजेब दी थी, एक पजेब ले गया, और एक ये कैश ले गया, और एक पे ये सामान था। अब पुलिस को इतना ही पता है कि चोरी हुई है, पुलिस को यह भी पता है क्या कि चोरी हुई है, क्या सामान चोरी हुआ, लेकिन किस व्यक्ति, किस नाम के व्यक्तियों पर क्या चीज है, ये नहीं पता। तो ये जो डिस्क्लोजर पॉइंट्स का ये वाला पोर्शन है कि कौन व्यक्ति को क्या क्या हिस्से में दिया गया और कौन व्यक्ति को क्या क्या लाया, इस बात को कोर्ट में सिद्ध किया जाएगा, और ये एडमिसेबल है। इतना पोर्शन एडमिसेबल है वो तब जबकि उस व्यक्ति ने जो पुलिस के सामने बयान दिया है, जिसे पुलिस ने रिकॉर्ड किया है। देखिए डिस्क्लोजर स्टेटमेंट क्या होता है, अब ये तो टाइम ही हो गया 31 में, क्या बताऊं, चलो 2 मिनट और लंबे सही। जब कोई बयान, कन्फेशन पुलिस को देता है, तो पुलिस उसे लिखती है, उसके नीचे 2 गवाहों से दस्तखत कराती है, फिर आईओ अपने दस्तखत करता है। अब उसमें जब ये बताता है कि मैंने फला 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 को ये माल दिया है, अब वो पकड़ते हैं, और वो माल और वो उसी नाम के मुलजिम पकड़े जाते हैं। यहां ये देखने का विषय है, कभी कभी मुलजिम दूसरे ऐसे लोगों का भी नाम देता है जो वास्तव में नहीं होते घटना में। तो ये पुलिस की जिम्मेदारी है तो कि निर्दोष को ना फंसाया जाए, बल्कि उचित रिकवरी, जब उनसे वही वो सामान बरामद हो जाता है, तब पुलिस उन लोगों को लाके मुलजिम बना के श्रेणी में रखती है। तो उसका ये वाला पोर्शन जिसमें ये बताता है कि फलाने फलाने को इतना माल दिया था, ये डिस्क्लोज, और क्योंकि वो अपने को भी मुलजिम बना रहा है, देखिए, या तो वो अपने को छोड़ देता। यहां एक इंपॉर्टेंट है, जब कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं तो मुलजिम हुई और दूसरा भी मुलजिम है, तब ऐसा जो उसका वो है, जब अपने को भी फंसावे। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट तब तक, कन्फेशन इज नॉट कन्फेशन जब तक आदमी अपने को इन्वॉल्व नहीं करता। जब वो अपने को इन्वॉल्व करता है तभी कन्फेशन है वो। अब वो जब माल बरामद होता है तो ये इतनी एविडेंस न्यायालय में सिद्ध की जा सकती है। तो सेक्शन 27 ये कहता है, पुलिस को दिया गया कोई भी बयान बिना रिकवरी ऑफ फैक्ट्स के या माल के बरामदगी के वैल्यूलेस है। बस यहीं पर ज्यादा दिमाग को मोटी मोटी किताबों में फंसाओगे, फंस जाएगा दिमाग तुम्हारा। तुम्हें 2 बातें फंडा क्लियर हो जाए। जो एग्जामिनर है वो आपको 50 पन्ने नहीं देखना चाहता कॉपी में, आप पूरी स्टोरी लिख दो उसमें, लेकिन मतलब की बात ना लिखो। क्या मतलब, ये क्या चाह रहा है हमसे। तो सेक्शन 37 जो है, सेक्शन, सॉरी सर, ये सेक्शन 27 पे आ गया, पुराना याद आ गया। तो देखो ये सेक्शन पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो सेक्शन 22 और 23, ये सेक्शन नहीं है, भंडार है। अगर मैं इस पे लेक्चर देने बैठूं आपको और तैयारी पूरी करके, अभी तो मैंने ये फैक्चुअल स्थिति बताई आपको, क्योंकि मुझे तो बहुत सारे लेक्चर बताने हैं, तो मैं नहीं समझता कि ये लेक्चर 5 दिन में भी खत्म हो जाए। क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जाने हजारों साइटेशन है इसमें, इसकी बहुत बारीकी है।
एग्जामिनेशन में पॉइंट ऑफ व्यू में पढ़ने के लिए आपके लिए, लेकिन नॉलेज के हिसाब से जो मैंने आपको दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर क्या रेलेवेंस है। जिन चीज को पुलिस नहीं जानती और मुलजिम बताता है, वो रेलेवेंट है। और कन्फेशन स्वैच्छिक होना चाहिए, बिना दबाव के होना चाहिए। तो ठीक है, यहां आज सेक्शन 23 को हम कंप्लीट करते हैं और अगला टॉपिक हमारा होगा सेक्शन 24। सेक्शन 24 पढ़ेंगे अब हम। 24 कन्फेशन मेड। ओहो, ये हमने आपको 24 बता दिया है, लेकिन चलो आगे वो दोबारा इसको क्लियर करेंगे, 24 को भी क्लियर करेंगे, आपको बाद में करेंगे।